मैरिज, अरेंज मैरिज? मेरा पहला सवाल है कि मैरिज या नो मैरिज। एक तो पहला सवाल, चलो मैरिज या नो मैरिज ठीक है। तो मैरिज या नो मैरिज? मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। क्यों? फिर एक बात है, इवोल्यूशन का माइंडसेट कहें या वैसे माइंडसेट कहें, हर इंसान के दिमाग में, इंसान ही नहीं, हर स्पीशीज के दिमाग में, हर प्राणी के दिमाग में एक तराजू रखा हुआ है। हाँ। उसके एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ बेनिफिट है। आप कहें ना कहें, आपके दिमाग में 24 घंटे वो तराजू एक्टिव रहता है हर चीज में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर ह्यूमन रिलेशन अल्टीमेटली, यहाँ तक कि फैमिली के अंदर भी इसी सिस्टम पे काम करते हैं। माँ और बच्चे का रिलेशन, स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा हो तो थोड़ा सा इससे अलग, उसको अनकंडीशनल लव कह देते हैं, अदरवाइज हर ह्यूमन रिलेशन इसी पे टिका हुआ है। ठीक है। शादी छोड़ के बाकी सारे रिश्ते, ऑलमोस्ट सारे रिश्ते फैमिली वाले गिवन है। मैं अपने पिताजी को नहीं चुन सकता, माँ को नहीं चुन सकता, भाई बहन नहीं चुन सकता, वो तो गिवन है। जहाँ गिवन है वहां दिमाग उतना चलता नहीं कि फायदा है कि नुकसान है। ट्रू। अब ये है तो चॉइस ही नहीं है तो है। अब क्या, कभी कभी आप दुखी हो सकते हैं कि अच्छा बाप मिल जाता, अच्छा भाई मिल जाता, अच्छी बहन मिल जाती। कभी कभी खुश हो सकते हैं, अच्छा वो नहीं मिला, मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं, पर चॉइस नहीं है वहां पर आपके पास। हमारी पूरी जिंदगी में एक ही रिश्ता जहाँ चॉइस है, फैमिली रिलेशन की बात करूँ, दोस्तों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, वो स्पाउस है। और ये भी तय है कि स्पाउस का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा है। इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ छोड़ दें, मोटे तौर माने जी 25 की उम्र में शादी हुई तो 25 से लेके 75, 80, 90 जो भी है, लगभग 3/4 ऑफ द लाइफ उसी का इम्पैक्ट रहने वाला है। और 24 घंटे का इम्पैक्ट है, ना माँ के साथ 24 घंटे, ना बाप के साथ, ना भाई के साथ, ना बहन के साथ, वहाँ 24 घंटे का है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है शादी, तो कॉस्ट बेनिफिट का तराजू सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये अलग बात है कि शादी कम उम्र में हो गई, जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप ही नहीं हुआ था, तो आप सोचते नहीं, इमोशन से बह के शादी कर लेते हैं। 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, प्यार हुआ, भागे शादी कर ली, वो एक अलग बात है। पर अगर आप 25 क्रॉस कर गए और ये हिस्सा डेवलप हो गया, तराजू ठीक से डेवलप हो गया, आप देखेंगे जो 25 तक शादी नहीं करते फिर अक्सर वो लेट हो जाते हैं। फिर वो 30 हो गया, 35 हो गया, तराजू बहुत एक्टिव हो गया। अब उनको हर मामले में लगता है कि यार बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। वो नोट्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और हमेशा लगता है कि ये पैकेज ठीक नहीं है, इसमें लॉस ज्यादा है। इन टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में मैरिज सिस्टम अपने आप में जितने बेनिफिट देगा उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स देगा। तो जो जेनजी है, आप भी जेनजी वाले शायद होंगे, वो जो जेन अल्फा है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ेगी कि लोग शादी ना करें। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये टेंडेंसी और बढ़ेगी कि शादी ना करें। ये मेरा अनुमान है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। भाई पुराने जमाने में लोग शादी क्यों करते थे? क्योंकि उनको सेक्सुअल नीड्स फुलफिल करने का एक ही रास्ता था, शादी। या तो रेड लाइट एरिया में आप जाएंगे, मेल्स को ये ऑप्शन मिल जाएगा, पर ये कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि आप इसके भरोसे जिंदगी गुजारेंगे। नहीं तो एक ही तरीका है, समाज ने एक ही रास्ता छोड़ रखा है, शादी। सेक्सुअल नीड्स एक उम्र के बाद परेशान करती हैं, वो आपको पूरी करनी ही है, तो शादी कर लो। इसलिए कल्चर क्या थी, लड़कियों के पेरेंट्स बहुत जोर लगाते थे कि बेटा शादी से पहले मिलना नहीं है। बहुत बाद में हुआ तो मुंह दिखाई कर लो, मिलने के टाइम पे 2 मिनट बात कर लो अकेले में, लेकिन मिलना नहीं। क्योंकि लोगों को आइडिया है कि वो खुमार 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर हो सकता है, स्पेशली लड़के के मामले में हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं, उस खुमार को उतरने से पहले ही शादी करवा देनी है, जिंदगी भर का इंश्योरेंस लेना है। क्योंकि लड़कियों के पास उस समय नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, समाज ने भेजा ही नहीं पढ़ने लिखने के लिए। नौकरी केवल बेटा करेगा, खेती केवल बेटा करेगा, बाहर का सारा काम बेटा करेगा, कमा के बेटा लाएगा। बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए एक दुल्हन आएगी। दुल्हन के पास यूएसपी क्या है कि वो उसकी एक नीड को पूरा कर सकती है। दुल्हन से कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं है,
कोई नहीं पूछता था। और सबको पता है, लड़की के बाप को भी, लड़के के बाप को भी, सबको पता है, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजरे हुए हैं कि सेक्सुअल नीड्स कुछ समय के बाद जब कम होती हैं या मन भरने लगता है तो विवाह नहीं टिकता उसके बाद। तो दो सिस्टम्स आप देखेंगे पुराने समाजों में, एक तो शादी से पहले मेल मिलाप नहीं होगा, दूसरा शादी के बाद तलाक नहीं होगा। चाहे आप कैथोलिक्स में देखें, यहूदियों में देखें, हिंदुओं में, सिखों में, जैनों में, बौद्धों में देखें, मुस्लिम इसके अपवाद हैं थोड़े से, डिवोर्स नहीं होगा। क्योंकि डिवोर्स का दरवाजा खोल दिया तो लाइन लग जाएगी। तो मौका देना ही नहीं है, बांध लेना है। अब आज के समाज में क्या है, लड़कियां खूब पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी नौकरी है, करियर है। मैं स्पेशली बॉम्बे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गांव में भी वही चल रहा है। अब यहाँ डेटिंग साइट्स हैं, नौकरी में लोग मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में लोग मिलते हैं, हजारों इंटरेक्शंस हैं। अगर प्रेम हो गया, कानून आपके फेवर में है। अगर आप 18+ के हैं या दोनों बच्चे 18 से कम के हैं या दोनों 18 से ऊपर हैं, कानून परेशान नहीं करता आपको, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई पुलिस, कोई समाज आपको मना कर ही नहीं सकता प्रेम करने से लीगली। तो आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, रील लगातार देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हर जगह वैसा माहौल है। डेटिंग साइट्स पे लाइन लगी हुई है, आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि उसमें खतरे भी होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ऑप्शंस तो हैं। पहले खतरा क्या था कि अगर फिजिकली इंटीमेट हो गए और लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो जिंदगी खत्म। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है। हमने लिटरेचर में देखा है, 1000 साल के लिटरेचर में लगभग हर सदी में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जहां महिला प्रेग्नेंट हो गई और जिंदगी खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है ह्यूमैनिटी के दिमाग में। एनिमल्स में खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा शादी का सिस्टम नहीं है, ह्यूमंस में है। क्यों खत्म हो गई क्या? 1961 में पहला कॉन्ट्रासेप्टिव यूके में आया, जिसमें यह हुआ कि आप, मतलब महिलाओं के लिए था, एक पिल थी, उसको लोगों ने मैजिक पिल बोलना शुरू किया वहां पर। वो प्रेगनेंसी को रोक सकती थी। 1961 के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सारे आ गए। पहली बार दुनिया उस स्थिति में है जहां फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी आप मां ना बनना चाहें तो ना बने, जबरदस्ती नहीं। जब ये हो जाएगा, ओपननेस है ही, लोग मिल रहे हैं बाहर, उनमें से बहुत लोगों को शादी करने की जरूरत क्यों लगेगी? एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके लिए शादी का इतना ही मतलब था। उन्हें वो सब मतलब नहीं था कि दो लोग रहेंगे, आत्मा, तन, मन, विचार मिलेंगे और हम लोग कंपेनियनशिप, वो सब तो शहरी किस्म की बातें हैं। एक आम जो बच्चा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करता है, वैसे उसके दोस्त हैं, उनकी भाषा में जब बात होती है तो शादी किस लिए की जाती है? एक लड़की चाहिए जरूरतें पूरी करने के लिए, और बच्चे चाहिए, और वो लड़की घर में आएगी, घर का माहौल ऐसा है कि वो उसमें ढलना ही होगा उसको, क्योंकि कल्चर ये भी है कि डोली यहाँ से गई, अर्थी वहां से उठेगी, वापस नहीं आना है, अलग नहीं होना है। डिवोर्स का कानून हमारे समाज में 1955 में आया है। 1955 से पहले कोई हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध तलाक ले ही नहीं सकता था। 1955, अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं। तलाक का ऑप्शन नहीं है। संस्कार है कि लड़की वापस नहीं आएगी अपने मायके में, लड़की वापस नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? ससुराल में ही रहना है और वहां पति की जरूरतें पूरी करनी है। ये एक सेटअप था जो दुनिया के अधिकांश समाजों में था। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को शादी केवल इसलिए करनी थी कि मेरी नीड्स पूरी हों, हजारों ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत लोग, उनको पेरेंट बनना ही नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी उम्र 40 के आसपास से, पति पत्नी है, पेरेंट नहीं है, ना उनको बनना है, नहीं बनना। डिंक बोलते हैं वो लोग उनको, डबल इनकम नो किड्स, या सिंक हो गया, सिंगल इनकम नो किड्स हैं। चाहिए नहीं बच्चे। हम पूछते हैं कि बच्चा क्यों नहीं चाहिए, बोलते हमने पूछा कि आपको क्यों चाहिए? आपकी चॉइस आपको चाहिए, हमारी चॉइस हमें नहीं चाहिए। तो जिसको बच्चा चाहिए ही नहीं, उसके लिए शादी का क्या मतलब था? नीड्स पूरी हो जाए, एक दोस्त मिल जाए जिंदगी भर के लिए। दोस्त वैसे मिल सकते हैं, कोलिविंग में मिल जाते हैं। कोलिविंग में ये ऑप्शन भी है कि आप एक समय के बाद नहीं कंपैटिबल है, अलग हो जाइए। क्यों साथ रहना है? दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सिक्योर हैं, कोई इनसिक्योरिटी है नहीं, तो क्या परेशानी है उनको?
इसलिए जिस गति से लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, ओपननेस जो उनके थॉट्स में आ गई है, क्रॉस जेंडर जो इंटरेक्शंस की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गई है, ग्लोबल कल्चर का जो इम्पैक्ट है, अमेरिका में, फ्रांस में क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक ठाक चांसेस हैं कि शादी का इम्पैक्ट कम होता जाएगा। अभी भी हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल लोग आज हैं। हाँ, पर जेन्युइन है, मतलब मुझे फैक्ट नहीं पता, पर एकदम व्हिच इज द अंडरस्टैंडेबल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल पीपल टुडे इन द वर्ल्ड। मैंने कुछ दिन पहले ऑफ पीपल हु आर चूजिंग नॉट टू बी मैरिड, not to be married, not to also be in a relationship of any form of commitment. They are like non-committal relationships में हम रह लेंगे, committed relationships में हम किसी में भी नहीं रहेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ NCM उसको बोलते हैं, क्या है, नहीं कमिटेड, क्या है, नॉन मोनोगैमी वाला एक शब्द चलता है आजकल, जिसका मतलब ये कि हम ट्रांसपेरेंट है पर नॉन मोनोगैमस है और हमारे अंदर है। या पॉलीमेरोस रिलेशनशिप आप सुनते होंगे ना, पॉलीएमरोस रिलेशनशिप कहते हैं। डू यू फील लोग पॉलीगैमस ही होते हैं? पॉलीगैमस अलग है, पॉलीएमरोस अलग है, एकदम अलग अलग बातें हैं। नहीं, बाय बर्थ डू यू फील ह्यूमंस? यस वेरी मच, नॉट इवन ह्यूमंस, इवन द एनिमल्स तो आर देयर, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर। एनिमल्स की बात नहीं, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। बर्ड्स के बारे में ये गलत फहमी रही है लंबे समय तक कि वो मोनोगैमस होते हैं, लेकिन जब DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिसर्च हुई तो पाया गया सर, दरअसल मोनोगैमी के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेंटल मोनोगैमी, कि मेरे दिमाग में भी किसी और का विचार नहीं आएगा। एक होती है सेक्सुअल मोनोगैमी, कि दिमाग में बेशक आता रहे पर रिलेशनशिप एक से ही रहेगी। एक होती है जेनेटिक मोनोगैमी, कि रिलेशंस किसी से बनते रहें पर माँ बाप बनेंगे तो हम दोनों ही बनेंगे, किसी और के साथ नहीं बनेंगे। ओके। एक होती है सोशल मोनोगैमी, कि माँ बाप किसी और के साथ बन भी गए ना तो समाज को दिखेगा यही कि हम दोनों पति पत्नी हैं और ये हमारा बच्चा है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो उन पेरेंट्स के साथ नहीं है, जो दरअसल जिसके हैं। ऐसी कहावतें हैं, मदर्स बेबी फादर्स में भी, एक ऐसी कहावत बहुत प्रसिद्ध है, अफ्रीकन कहावत है। ये एक ब्रिटिश कहावत है, मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ। भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग से पहले कोई कैसे क्लेम कर सकता था कि ये मेरा बाप है कि नहीं है? तो भरोसा है। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता लग जाता है, और ये तो मुश्किल से पिछले 50 साल की बात है, 30 साल की बात है। तो 30 साल पहले तक दुनिया में केवल भरोसा चल रहा था। अभी ब्रिटेन में शाही परिवार के एक बच्चे का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखा गया तो उसके जीन्स में इंडियन जीन्स भी देखे गए हैं। आप किसी का भी निकाल लेंगे पूरी कुंडली तो विश्वास उठ जाएगा। पीछे की किसी ना किसी पीढ़ी में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो भरोसे पे दुनिया चल रही है। ये भरोसे ही पे है, और क्या है भाई। तो हाँ, आप बताओ। तो सोशल मोनोगैमी, हम लोग सोशल मोनोगैमी में आमतौर पर रहते हैं। तो मेरा मानना ये है, पक्षियों के बारे में भी ये माना गया फाइनली, उनमें सोशल मोनोगैमी है, उनमें जेनेटिक या सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है। कबूतर कबूतरी एक बच्चा पाल रहे हैं मिलके, पर हो सकता है उस कबूतर का ना हो, पर वो एक कपल की तरह से पालेंगे क्योंकि उनकी स्पीशीज को बाई पेरेंटल केयरिंग चाहिए। जहां तक ह्यूमंस की बात है, ह्यूमंस के बारे में सामान्य धारणा यही है कि वो मेंटल मोनोगैमी तो इम्पॉसिबल ही मान के चलिए। सेक्सुअली मोनोगैमस मेरे ख्याल से ठीक ठाक संख्या में लोग होते हैं, जिसमें एक बड़ी वजह है कि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं। एक ट्राइबल माहौल में आपकी शादी हुई, वहां इतनी बंदिशें हैं कि कोई संभावना ही नहीं है, और अगर आपने गलती की तो सीधे मर्डर हो जाएगा आपका। तो कई लोग रहेंगे जिंदगी भर रिलेशनशिप में ही नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो एक से रहेंगे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ह्यूमन सोसाइटी, अगर नेचर की बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेल्स, तो मोनोगैमी एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। Why you said males? Women में नहीं होता ये? विमेन के मामले में उतना नहीं मानते हैं। उसकी वजह यह है कि जब दोनों में इंटरेक्शन होता है, 2 वजहों से ऐसा कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फीमेल्स में नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ स्पेशली इन मेल्स, टू ए ग्रेट एक्सटेंट फीमेल्स में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन 2 रीजंस इसको थोड़ा सा अलग करते हैं।
पहला रीजन ये है कि जो इमोशनल लव है, जनरल परसेप्शन ये है कि आदमी का इमोशनल लव बहुत तेजी से उठता है, उतना ही तेजी से डाउन चला जाता है। शुरुआती प्रेम में आप देखेंगे लड़के ज्यादा उत्सुक रहते हैं, हर चीज में डिमांड वही करते हैं, हर नया प्रस्ताव वही देते हैं। उनके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन को बहुत परेशान करता है, पर वो तब तक है जब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनी है। फिजिकल इंटीमेसी बनने के बाद या 2, 4, 10, 20 बार बनने के बाद बहुत तेजी से उनका ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। इसलिए महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो, और वो बेचारा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसकी नेचर वैसी है। एवोल्यूशन में उसको बनाया ऐसा गया है। फीमेल्स का जो लव का फिनोमेना है वो समय के साथ मैच्योर होता है, एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे उस स्थिति में आती हैं। चाहे वो फिजिकल लव हो चाहे नॉन फिजिकल लव हो। फिजिकल लव में भी उन्हें वक्त लगता है इंटीमेट होने में और इंटीमेसी के उस बिंदु पर पहुंचने में, जो मेल्स को नहीं लगता है। और जब वो साथ रहने लगती हैं धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होने लगता है। दिस इज नॉट अबाउट ऑल द वीमेन, इन जनरल। और उनके प्रेम में इमोशनल एलिमेंट ज्यादा हो, ये संभावना ज्यादा रहती है। दिस इज वन थिंग। दूसरा, मेल्स की सेक्सुअल लाइफ की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। 14-15 साल की उम्र से 55-60, आजकल तो शायद 65-70 की उम्र तक भी वो एक्टिव रह लेते हैं। एंड दे हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इवन इन द एज ऑफ 50, 55, 60, 65, 70। तो फीमेल्स को ये भी पता है कि हमारा एट्रैक्टिव होना, मदर हो पाना बहुत दूर तक चलेगा नहीं। तो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बात कही जाती है। तो उनमें डेविएशन का स्कोप थोड़ा सा कम इस अनकॉन्शियस एलिमेंट से भी होता है कि एक को चुने, वो बात तक हमें सुरक्षा दे, तो जरूरी है कि एक ठीक से चुन लें, उसके साथ हम रहें। तो दूसरा पैरामीटर क्या हुआ? इमोशंस। तीसरा, उनकी जो बायोलॉजी है उसका अंतर भी उनको थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए विमेन में ये टेंडेंसी थोड़ी सी कम दिखेगी कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में हों। सोशल कंट्रोल भी इसमें एक फैक्ट है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। सोशल कंट्रोल कम भी हो तो भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली मेल्स में टेंडेंसी आपको ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि अगर आप पूरा डिज़ाइन देखें, बच्चा पैदा करने में उनकी भूमिका केवल कुछ मिनट की है और माँ की पूरी 9 महीने की है। उन कुछ मिनटों के बाद वो फिर भूखा है, उसको फिर ज़रूरतें हैं 1 दिन 2 दिन के बाद। फिर उसके अंदर ये टेंडेंसी भी है कि कुछ नयापन हो, ये भी इवोल्यूशन से आ रहा है। उसका इवोल्यूशनरी डिजाइन केवल एक ही है कि उसको अपनी संतान पैदा करनी है सुरक्षित, और संतान जहां से भी पैदा हो सकती है करनी है। इसलिए जो जो सुंदर स्वस्थ फीमेल्स उसको देखेंगे उसके मन में अट्रैक्शन आएगा। और अट्रैक्शन का इतना ही मतलब है कि उसका जेनेटिक मेकअप उसको परेशान कर रहा है कि इस महिला के थ्रू भी संतान पैदा कर लो ताकि तुम्हारे बेस्ट जीन सुरक्षित रहें। इतना ही मतलब है इसका। इस प्रकृति को न विवाह से मतलब है, तलाक से मतलब है। प्रकृति को मतलब केवल एक चीज से है कि आप मरने से पहले अपना बच्चा पैदा कर दें, सर्वाइवल बना रहे। क्योंकि महिला को 9 महीने लगने हैं और उसके बाद दूध भी उसको पिलाना है, पालना भी उसको है। उसके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है कि बहुत सारे मेल ढूंढे। मेल का काम कुछ मिनट का ही है, इसलिए वो बार बार अपने जीन्स छोड़ सकता है, अपने जो स्पर्म से छोड़ सकता है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, ताकि उसके जनरेशन्स आगे बढ़ें, कंटिन्यू हों। इसलिए जो लोग इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को समझते हैं, सोशियोलॉजी को समझते हैं, उनका मानना है कि मेल्स में मोनोगेमस या क्या कहेंगे मोनोएमरोस ना होना बहुत ही कॉमन बात है, बिकॉज़ ऑफ इवोल्यूशन। तो पॉलीगैमी का मतलब है एक शादी का सिस्टम। पॉलीएमरोस का मतलब है कि 2 मेल 2 फीमेल एक साथ रहते हैं, दोनों को दोनों से प्यार है, दोनों को दोनों से प्यार है, और ट्रांसपेरेंसी है, धोखा नहीं दे रहे, ओपन है। तो आज क्यों करते हैं लोग अब? क्योंकि अब तो ये सारे फैक्टर्स हट गए। अब जेनेटिकली लोगों को कोई अपना ऑफस्प्रिंग भी नहीं बनाना, राइट? इट्स नॉट हर जगह देना नहीं है, इवोल्यूशनरी, राइट? तो आज
आज क्यों लोग मल्टीपल पार्टनर साथ में, बहुत लोग चीटिंग भी करते हैं, बहुत हाँ, क्यों चीटिंग करते हैं, चीटिंग ग्राफ वर्ल्ड में भी वो भी बहुत हाई पे है. व्हाई डू यू थिंक टुडे पीपल चीट? अब इसमें दो बातें हैं. एक तो अब तो बच्चे बहुत सारे नहीं चाहिए तो ऐसा क्यों करते हैं. इसका जवाब ये है कि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को बनने में ना हजारों साल लगते हैं. उसको चेंज होने में भी हजारों साल लगेंगे. तो हम आज की स्थितियों को कितना भी समझे, हमारा अनकॉन्शियस पहले के हिसाब से चल रहा है. उसको चेंज होने में कई हजार साल लगेंगे. इसलिए 1000 साल तक या कई हजार साल तक कॉन्ट्राडिक्शन बना रहेगा कि आज कंडीशन चेंज हो गई पर हमारा दिमाग वैसे काम करता है. एक तो ये है. दूसरा, आपने कहा कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं. चीटिंग इसलिए करते हैं कि जैसे हम अनकॉन्शियस में हैं, एवोल्यूशन से बने हैं, और जैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स बने हैं उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है. सोशल स्ट्रक्चर आपसे कहता है कि आप मोनोगेमस रहें. ये मूल्य है, संस्कार है, एक ही कानून भी ये है, जिंदगी भर कानून भी ये है. हालांकि कानून अब क्राइम तो नहीं माना जाता है. पहले भी क्राइम बहुत स्पेसिफिक केस में था, ऐसे क्राइम नहीं माना जाता. अगर दो कंसेंटिंग लोग हैं, एडल्ट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी. पर हमें भारत की बात कर रहा हूँ, कई देशों में दिक्कत है. जैसे ईरान में अगर कोई महिला ऐसा करेगी तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा. ये आज भी नियम है. पाकिस्तान में भी ऐसा नियम है. तो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि मेरे जीन्स मुझे बार बार परेशान करते हैं कि नएपन की खोज करो, और मेरे सोशल स्ट्रक्चर्स मुझे धमकी देते हैं कि अगर की तो छोड़ेंगे नहीं. अब इस कॉन्ट्राडिक्शन में 3 चीजें हो सकती हैं. एक तो ये कि मैं समाज को छोड़ के भाग जाऊं और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के लेवल पे जीऊं. पागल हो गया कोई आदमी, मान लीजिए सड़क पे घूमता रहता है आवारा होके, लोग उस पर ध्यान देना बंद कर दें, कुछ भी करता रहे. तो उसने समाज को छोड़ दिया और एवोल्यूशन के लेवल पे जी रहा है. बट उसकी मेटिंग वैल्यू भी तो कम हो जाएगी फिर. हाँ, या किसी और कंट्री में चला गया, मेटिंग वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे कि कम से कम उसको जरूरतें पूरी हो जाए. इम्पॉसिबल नहीं. दूसरा तरीका क्या है, उसने अपने सोशल स्ट्रक्चर्स को संभालने के लिए अपनी जेनेटिक, एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल नीड्स को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया. जो बहुत लोग करते ही हैं, और दुनिया को बोलते हैं कि हम तो ट्रूली मोनोगेमस हैं. अंदर तो स्ट्रगल चलता ही, कॉन्फ्लिक्ट चलता ही उनके अंदर भी. उस कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने नेचुरल एस्पेक्ट को मार देते हैं अपने सोसाइटल एस्पेक्ट को ठीक रखने के लिए. अधिकांश लोग ना ये कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं. तब एक ही रास्ता है या 2 रास्ते हैं. वो अपने स्पाउस से बहुत ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट बातचीत करे कि देखो भाई, मेरा जेनेटिक मेकअप मुझे बड़ा परेशान करता है. सोशल नॉर्म ये है कि हम लोग मोनोगेमस रहें, मैं रह नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं. अब ऐसे में मेल ये चाहेगा कि उसकी पत्नी ये कहे कि अच्छा तुम जो ठीक समझो कर लो, मुझे दिक्कत नहीं. पर चिंता ये भी, अगर उसने ये कह दिया कि ठीक है तुम भी और मैं भी, वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिवनेस भी ठीक ठाक है, और वो भी उस इनसिक्योरिटी से कनेक्टेड है, शुरुआती इनसिक्योरिटी से. इतना ट्रांसपेरेंट होने की परमिशन हमारे स्ट्रक्चर देते भी नहीं आमतौर पे. ये बात कितने पति पत्नी आपस में कर सकते हैं? शायद ही 0.0001% कोई होंगे तो होंगे. अब एक ही रास्ता बचा, चीटिंग. इसलिए चीटिंग का कोई डेटा तो हमारे पास है नहीं, पर मेरा ख्याल है कि चीटिंग इतनी ज्यादा होती होगी जितनी हमारा डेटा बता नहीं पाएगा. आप जिस डेटा की बात करें वो तो बहुत, क्योंकि इन चीजों का ग्राफ सर्वे कैसे हो सकता है. और सोशली लोगों को साउंड भी करेक्ट भी तो साउंड करना है. प्लस देयर आर एप्स नाउ व्हिच आर only for and it's only for cheating and then extramarital affairs. मैंने उस दिन पहले रिसर्च की थी, एक ऐप के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में या शायद ग्लोबली काम करती है जो केवल चीटिंग के लिए करती है. एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स. हाँ, एक्स्ट्रामैरिटल. ग्लीडन शायद नाम उसका है ना. It's been downloaded left right center, like it's उसका डाउनलोड डेटा भी बहुत है इंडिया में, तो it's insane. नहीं वो तो है ही. और मैंने सुना कि शायद साउथ इंडिया के किसी शहर में, शायद कोची का नाम बीच में आया था, कि वहाँ सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं उस ऐप के. That I don't know exactly. पर
ये जो आपने बातें करी ये तो बहुत सुनने के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा तो समझ में आएगी, नहीं तो लिम्बिक सिस्टम तो ये बोलता है कि भाई कैसी बातें कर रहे हो इन सिंपल वर्ड्स कि इमोशनली जिस सोसाइटी में मैं पला बड़ा हूँ, आप पले बड़े हो, उसमें ये बातें भी रॉन्ग हैं कि आप सोच कैसे सकते हो इस बारे में कि नहीं, लेकिन चीटिंग को किसी भी तरह से डिफाइन करके नॉर्मलाइज कैसे कर रहे? नहीं, नॉर्मलाइज कर भी दे रहे, लेकिन मैं एक बात, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इसी सोसाइटी में कुछ बड़े नेताओं ने ये बात कही है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इसी सोसाइटी की बात है ना। सोसाइटी का काम करने का अलग तरीका है। क्या? जो पेरेंट्स हैं या फोर पेरेंट्स हैं वो भी कभी इस उम्र में थे ही। मेंटल मोनोगेमी तो वो भी नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है कि चीटिंग उन्होंने भी की हो, पर चीटिंग का तो सौंदर्य इसी में है कि किसी को ना पता लगे, उन दोनों के अलावा किसी को ना पता हो। तो लगभग सब लोगों को दोनों बातें पता है। एक तो ये कि चीटिंग हर जनरेशन के लोगों ने किसी ना किसी मात्रा में की है, और ये भी कि अगली जनरेशन को सिखाना है कि मत करो। कल्चरल नॉर्म्स में मैं अकेले में डेविएट हो गया तो मैं पब्लिकली थोड़ा ना कहूंगा कि नॉर्म गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 लोग हैं समाज में, 100 के 100 चीटिंग कर रहे हैं, पर नॉर्म ये है कि नहीं करनी है, और जब 100 इकट्ठे बैठ रहे हैं नारा लगा रहे हैं कि नहीं करनी है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ऐसा होता है। और इसीलिए आप कहीं भी डेटा पढ़ेंगे तो जो रेप होते हैं उन रेप में 95% से ऊपर वही लोग करते हैं जो परिवार के हैं या परिवार में आते जाते हैं। ये 98 के आसपास शायद है परसेंट। 95%, more than 95% of the rapes are committed by the people who are the family members or like family members. असली रेप वो थोड़ा ना जिसमें बहुत शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, पुलिस केस हुआ, तो फैमिली के अंदर हुआ, पता भी नहीं चला। पेरेंट्स ने बोल दिया बच्चे को चुप रहना भाई। अधिकांश आप डेटा देखिए, मैं जहां तक याद करूं 98% के आसपास डेटा है। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा समाज जिसमें कुंठाएं हैं, कहने की हिम्मत नहीं है, नॉर्म्स फिक्स हैं, नॉर्म्स चेंज नहीं हो पाती हैं, लोग अंदर ही अंदर डेविएट होते हैं, चीटिंग करते हैं। चेहरा ऐसा सबका होता है कि हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते हैं। और जिनको लगता है कि ये ज्यादा बुरा है फिर वो डिवोर्स से रहते हैं, अलग होते हैं। पर 1955 से पहले तो डिवोर्स भी नहीं ले सकते थे, तब क्या करते होंगे? या क्या होता था उस समय, कई लोग 2-3 शादियां करते थे, हिंदुओं में भी करते थे, क्योंकि एक ही शादी करनी, ये भी 1955 में आया है, हिंदू मैरिज एक्ट। उसके पहले नहीं थे। उसी में डिवोर्स का ऑप्शन भी है, और उसी में मोनोगेमी का एक कंपल्सरी लॉ है। उसके पहले नियम नहीं था। आप केवल 3 जनरेशन पीछे अपने घर में जाके देख लीजिए, अपने दादाजी से पूछिएगा कि उनके दादाजी और उनके आसपास के जो लोग थे उनमें से कितने लोगों ने 2 शादियां की थी। आप पाएंगे बहुत लोगों ने किए होंगे। एंड व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा होता है जब मेन, इवन इन टुडे सोसाइटी, लड़का अगर कुछ ऐसा करता है और वो जाके चीटिंग करता है, बाहर पकड़ा जाता है, तो मोस्टली फैमिली मेंबर्स से बोलते हैं लड़का हो जाता है, एंड लड़की को इतनी इजीली नहीं छोड़ते। व्हाई डू वी पनिश women more than men for the same mistake? इसके पीछे भी इवोल्यूशन की साइकिल पे जाना पड़ेगा। आपके क्वेश्चंस बाई चांस सारे वही आ रहे जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में जिसके आंसर ज्यादा। इवोल्यूशन और सोशियोलॉजी की क्लास है ये, ठीक है। आदमी के बारे में क्यों लोग ऐसा कहते हैं, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी का। आपने एक आदमी का नाम सुना हो, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के एक दोस्त थे फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने इस मतलब एक कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है पर उन्होंने इस पे लिखा। अगर आप देखें कि लोगों की फैमिली से बेसिक नीड क्या है, प्रॉपर्टी लगभग 90% से ऊपर आज भी मेल्स के हाथों में है। पर्सनल प्रॉपर्टी छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल का मतलब मेरा रुमाल, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, है ना। प्राइवेट मतलब मेरा घर, संपत्ति, बैंक बैलेंस वगैरह। क्योंकि मेल्स बाहर काम करते रहे हमेशा, प्रॉपर्टीज उनके नाम पे होती रही। फिर लगभग सभी समाजों के सिस्टम्स में भी प्रॉपर्टी
बाप से बेटे को मिलती है। हिंदुओं में ऐसा होता है, चाहे मिताक्षर मान ले चाहे दाया भाग मान ले, 2 सिस्टम्स हमारे समाज में काम करते हैं। संपत्ति बेटे को मिलती है। 1955 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तो उसके बाद से प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा होने लगा, पर वो कागजी ज्यादा है, व्यावहारिक रूप से आज भी मिलता नहीं है। ये लगभग हर समाज में है, सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं है। जिंदगी भर आपने मेहनत से प्रॉपर्टी कमाई और आप चाहते हैं कि मरने से पहले अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे के मरूं। अब यहां एक पेच है। ये गारंटी कैसी है कि जिसको मैं अपना बेटा मान रहा हूं मेरा ही बेटा है? क्या गारंटी है इस बात की? अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी मैं कैसे एस्टेब्लिश करूं? आज तो हो सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, लेकिन आज से 50 साल पहले पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कैसे हो सकता था? इसका एक ही तरीका था कि एक औरत ऐसी हो जिसका फिजिकल रिलेशन केवल इस आदमी से हो और इसको इतना एक्सपोजर ही ना हो कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सके। आदमी 4 जगह चला गया तो इसकी प्रॉपर्टी पे खतरा नहीं आ रहा। औरत कहीं चली गई, कहीं और प्रेग्नेंट हो गई, तो जिंदगी भर की मेहनत किसी और के बच्चे को देके जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी अगली पीढ़ी को सेफ तरीके से मिलती रहे, जरूरी था कि महिलाओं की जो फिजिकल इंटीमेसी सर्कल है वो इतना कंट्रोल हो कि उसमें इंट्रूजन हो ही ना सके। एंड एज पर द मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स लाइक फ्रेडरिक एंजल्स, दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड मोनोगेमी। अभी जैसे आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां देहरादून के पास एक जगह है खस, जोन सर बाबर परगना बोलते हैं देहरादून के पास, खस ट्राइब रहती है। हिमाचल में जाइए, हट्टी ट्राइब, अभी एक न्यूज़ कुछ दिन पहले आई थी, वहां की बहुत पॉपुलर। जितने भाई होते हैं उनकी एक ही वाइफ होती है, आज भी ये है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 3 ट्राइब्स का नाम बता रहा हूँ, खस उत्तराखंड में, हट्टी हिमाचल में, टोडा नीलगिरी हिल्स में, आज भी सिस्टम चल रहा है। और ये केवल उन समाजों में जहां प्रॉपर्टी बहुत कम है। 3 भाई हैं, 3 शादियां करेंगे, बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बांट नहीं सकते हैं, और तीनों भाई की एक ही पत्नी है। अब जितने बच्चे होंगे सबके हैं, अगली पीढ़ी में सब भाई एक ही पत्नी आएगी, प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी, बटेगी नहीं। प्रॉपर्टी के सिस्टम्स ने मैरिज के सिस्टम्स को ठीक ठाक डिफाइन किया है। और ये अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी एक ऐसी प्रॉब्लम रही है ह्यूमन हिस्ट्री में, और इसलिए हमारी कल्चर क्या बन गई कि लड़का कहीं चला गया तो उतना खतरा नहीं है, पर उसी पैरामीटर से अगर लड़की जाती है तो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज हो जाएगा जिसपे हमारी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर टिके हुए हैं। और इसलिए आप देखेंगे घर में बेटियों पर जितने बंधन लगते हैं नैतिकता के, उतने बेटों पर नहीं लगते हैं। 12वीं क्लास के बाद बेटा बाहर पढ़ने चला जाए, ये जितना आसान है वो बेटी के मामले में नहीं है। True. दिमाग में वही है ना, इवोल्यूशन के साइकिल के वो जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एलिमेंट्स बैठ गए हैं दिमाग के अंदर, वो वैसे ही काम करते हैं। जस्टिफिकेशन डिफरेंट है, पर कोई कहेगा थोड़ा ना, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके दिमाग में अनकॉन्शियस में ये बैठा है, उनको भी नहीं पता। अनकॉन्शियस का तो मतलब ये जो पता ही नहीं क्या बैठा हुआ है। ट्रू, पर वो बैठा तो है। नेगेटिव वाली बात तो कर ली, ठीक है, बट आज भी लोग शादी करते हैं। देखिए, शादी का पूरा पैकेज है। हाँ। वो एक पैकेज है। अगर वो पैकेज पूरा कॉस्ट बेनिफिट में बेनिफिट ज्यादा दे रहा है तो लोग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल नीड्स नहीं है ना, कंपेनियनशिप, शादी के 4 या 5 नीड्स मानी जाती हैं। हाँ, शादी में 4-5 बातें मानी जाती हैं। सबसे पहले सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करना। आजकल लोग ये बात कम इसलिए कहते हैं कि उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए उसको उतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले दैट वाज ओनली ऑप्शन, इसलिए वो केंद्र में रहता था। आज क्या है? दूसरा होता था पेरेंटहुड, कि मुझे भाई बच्चे का बाप बनना है तो कोई चाहिए, मुझे साथ में उसकी मदर भी चाहिए, तो पेरेंटहुड हो गया। तीसरा कि मैं पेरेंट हूं तो ये भी तो चाहिए कि बच्चे का इनिशियल सोशलाइजेशन करना है। कॉलेज 18 साल की उम्र से पहले वाली उसकी पूरी परवरिश ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए जैसा मैं चाहता हूं, तो शादी चाहिए उसके लिए भी। एक व्यक्ति चाहिए जो रात दिन उस बच्चे का ध्यान रखे और उसको अच्छा इंसान बनाए। कौन करेगा? स्पाउस करेगा आपका। अब मैं मेल के एंगल से बात कर रहा हूँ भी ना,
चौथा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं काम करने के लायक नहीं रहूँगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मुझसे कौन बात करेगा? कोई तो चाहिए। तो मेरे दुख सुख शेयर करने के लिए अभी से लेकर ही, और स्पेशली इन द एज व्हेन आई विल नॉट बी फिजिकली वेरी फिट, कोई तो हो साथ में, इमोशंस शेयर करने के लिए, हार्ट टू हार्ट बात करने के लिए, कंपेनियनशिप के लिए कोई तो हो। वो कौन होगा? वही एक व्यक्ति जिसने आपके साथ 25-30 साल गुजारे हैं, रोज साथ रहा है, तो आप कंपेनियन बन गए हैं। ये 3-4 फैक्टर्स काम करते हैं। एक पांचवा होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर घर वर बना लेंगे। एक काम कर रहा है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट रहेगा। और कभी कल को क्राइसिस हो जाए, मैं ना काम कर पाऊँ, तो कम से कम कोई संभाल ले फैमिली को, एक थोड़ा सा एश्योरेंस रहता है। जो जॉइंट फैमिली के पीछे भी एक बड़ा कारण है कि अगर एक भाई काम ना भी कर पाए तो कम से कम बाकी लोग मिलकर संभाल लेंगे। एक इंश्योरेंस जैसा सिस्टम जॉइंट फैमिली बन जाता है। ये 4-5 चीजें हैं बस। अब जिसको फिजिकल नीड्स के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, या उसकी एक से कमिटमेंट है ही नहीं, हो नहीं सकती है, या उसके नीड्स ही नहीं है। आजकल एक शब्द चलता है एसेक्सुअल, जो LGBTQA है ना। कुछ लोग हैं जो सेक्सुअल है नहीं, उनकी नीड्स ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं होती इससे भी उस तरह की इंटीमेसी करने की, उनके पास पहला कारण नहीं है। जिनको पता है कि वो पॉलीएमरोज हैं, वो किसी एक के साथ टिक नहीं सकते हैं, जिंदगी पर झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ क्यों बोलना, छोड़ो, नहीं करते, पहला रीजन नहीं है। जिसको बाप या माँ बनना ही नहीं है, एकदम क्लियर है कि नहीं बनना है, उसके पास सेकंड रीजन नहीं है। जिसको लगता है कि मैं एक व्यक्ति से दोस्ती करके नहीं चल पाऊंगा, मुझे 100 दोस्त चाहिए भाई, झुंड चाहिए पूरा मुझे, तो उसके लिए कंपेनियनशिप भी कारण नहीं है। जो लोग किसी एक के साथ रह के 10 दिन में बोर हो जाते हैं, झेल नहीं पाते उसके बाद, उनको कंपेनियनशिप काम नहीं करती है कि मैं तो बोर ही हो जाऊंगा 10 दिन में, 40 साल कौन साथ में रहेगा। जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, दिन भर बाहर घूमते हैं, जिनको घर में आने का मन ही नहीं करता है, वो क्यों बंधना चाहेंगे कि कोई बार बार फोन करके बोले कि कब आओगे कब आओगे, घर में रहते नहीं कभी। तो जो आजाद ख्याल लोग हैं, जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, कोई बड़ा सोशल काम करना है, स्टार्टअप करना है, साइंस में रिसर्च करनी है, और उनको रिसर्च में इतना मजा आता है कि वही उनकी पहली मोहब्बत है, स्पिरिचुअल लाइफ जीने का मन करता है, जिनको फैमिली की चिक चिक नहीं चाहिए, जिनको बच्चे पालने का एकदम मन नहीं करता है, पेरेंट बनने का एकदम मन नहीं करता है, उन सब का धीरे धीरे रुझान ही होगा शादी ना करें। और जो कर रहे हैं कुछ इसलिए कर रहे हैं कि वो फैमिली मैन टाइप के लोग हैं, उनका मन करता है, या तो इतना सोचते ही नहीं, या सोचते नहीं, या फैमिली के प्रेशर में झुक जाते हैं। क्योंकि आपके मन में आ रहा है कि मैं शादी क्यों करूं, पर पेरेंट्स को आपस में दबाव है। फूफा मौसा सब कह रहे हैं फादर को कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, शादी कर दो, हाथ से निकल जाएगा। वो आप पे दबाव बना रहे हैं। किसी इमोशनल मोमेंट पे उन्होंने कहा कि बेटा हार्ट अटैक आ गया है, बस तुम्हें तुम्हारी पत्नी साथ देख के मरना चाहता हूँ, आप ऐसे में क्या करेंगे? तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, और ये जनरेशनल तरीके से चलता है। तो बहुत सारी शादियां ऐसी भी हैं जहां बच्चे नहीं चाहते शादी करना, मतलब उस इंडिविजुअल के साथ नहीं, वो चाहते ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि भाई अब पेरेंट्स ने ऐसी बात बोल दी है, ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल किया कि